हरियाणा में फिलहाल नहीं होंगे पंचायती चुनाव। सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने तक चुनाव टला। फैसले आने के बाद शुरू होगी चुनावी प्रक्रिया। हरियाणा में पंचायत के चुनाव टल गए हैं। अब पहले चरण के लिए 4 अक्टूबर को मतदान नहीं होगा। दरअसल आज मामले पर सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार ने कोर्ट में साफ कर दिया कि वो शैक्षणिक योग्यता की शर्त वापस नहीं लेगी। इसके साथ ही मामला सुप्रीम कोर्ट में होने की वजह से सरकार ने कोर्ट से पंचायत चुनाव टालने की इजाजत मांगी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर लिया। सुप्रीम कोर्ट में 7 अक्टूबर को मामले की अंतिम सुनवाई होगी। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक चुनाव प्रक्रिया स्थगित रहेगी। ये अफसोस की बात है, हरियाणा की सरकार जो है बिल्कुल बाजिद है कि अगर हरियाणा में पंचायती राज चुनाव होने हैं तो वो उनकी इच्छा के हिसाब से हो, और वरना चुनाव हो ना। वो चाहते नहीं चुनाव में जाना, क्योंकि जिस तरह के काम किए हैं लोगों को फेस नहीं करना चाह रहे, ऐसा लगता है। और ये पूरी परिस्थिति को देखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 7 अक्टूबर जो है वो तारीख दी है, उस पे हियरिंग होगी। और इसके बीच में जो भी चुनाव प्रक्रिया चली थी वो सारी जो है वो वाइंड अप हो जाएगी और दोबारा से नया नोटिफिकेशन आएगा। अब लोग जो इतने दिनों से अपने मेहनत कर रहे थे चुनाव के लिए, वो सारा जो है वो एक बार तो बंद होगा। दरअसल हरियाणा सरकार ने पंचायती राज कानून में संशोधन कर पंचायत चुनाव लड़ने पर 4 नई शर्तें लगाई थी। इनमें महिलाओं और एससी वर्ग के लिए 8वीं और बाकी सभी के लिए 10वीं पास शैक्षणिक योग्यता रखी गई थी। साथ ही उम्मीदवारों के घर में टॉयलेट होना, सहकारी बैंक का लोन और बिजली बिल समेत सभी सरकारी देनदारियों का भुगतान होना और 10 साल की सजा के प्रावधान वाले मामलों में प्रत्याशी का चार्जशीट न होना अनिवार्य किया गया था। पढ़े लिखे जो प्रतिनिधि हैं उनके खिलाफ नहीं है। हम भी समझते हैं कि शिक्षा इंसान के जीवन की वो खूबसूरत खिड़की है जो रोशनी की तरफ खुलती है। पढ़े लिखे भी आए, लेकिन केवल उनके लिए मतलब चुनाव को कर दिया जाए, और जो अनपढ़ रह गए राजनीतिक सामाजिक कारणों से उनको मतलब इसे बाहर कर दिया जाए, ये हम नहीं चाहते। पढ़े लिखे भी लड़े, अनपढ़ भी लड़े, और फिर लोगों की मर्जी, वो जिसका चुनाव करे वो फाइनल होना चाहिए। सरकार की मर्जी नहीं, लोगों की मर्जी। लोकतंत्र की मूल आत्मा जनता। गौरतलब है कि अभी पहले चरण के लिए चुनाव प्रक्रिया चल रही थी। पहले चरण के लिए 90,000 से ज्यादा लोग नामांकन भर चुके थे, लेकिन अब पूरी चुनाव प्रक्रिया स्थगित हो गई है। चुनाव अब कब और किन नियमों के तहत होंगे, ये 7 अक्टूबर को तय होगा। चुनाव स्थगित होने के बाद सीएम मनोहर लाल बोले, सरकार अपने फैसले पर कायम। 7 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से रखेंगे अपना पक्ष। पंचायती राज एक्ट में किए गए संशोधन पर अब सरकार खुलकर सुप्रीम कोर्ट में अपने फैसले की पैरवी करने के मूड में है। चुनाव स्थगित होने के बाद मंगलवार को सीएम मनोहर लाल ने कहा कि उनकी सरकार अपने फैसले पर कायम है और 7 अक्टूबर को सरकार पूरी मजबूती के साथ सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखेगी। सीएम ने कहा कि वो चाहते हैं पंचायतों में पढ़े लिखे और ईमानदार लोग आगे आएं। हमारा तो पक्ष वही है जो हमने तय किया है, जो एक्ट बनाया है कि पढ़े लिखे लोग आगे आने चाहिए और बेदागी लोग आगे आने चाहिए, जो अच्छी छवि के, साफ छवि के हों, समाज के प्रति, देश के प्रति, जिनका जो पेंडिंग चीज़ें हैं, अर्थात बिजली के बिल हैं अथवा कॉम्पिटेंस के उनके जो भी पेंडेंसी है उसको भर करके आएँ। और स्वच्छता अभियान के नाते से अपने घरों में टॉयलेट्स, ये अनिवार्यता, इन 5 चीज़ों की अनिवार्यता के लिए अभी भी। उधर चुनाव टालने के बाद दिन भर चंडीगढ़ में बैठकों का दौर जारी रहा। पंचायत मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने हरियाणा के एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन और आला अधिकारियों के साथ बैठक की। धनखड़ ने फिर दोहराया कि सरकार अपने फैसले पर कायम है और सरकार ने ये फैसला समाज के हित में लिया है। सरकार पूरी तरह से इन सब संशोधनों के, इन सब सुधारों के पक्ष में है, क्योंकि जिस रास्ते पर हम बढ़ाना चाहते हैं हरियाणा को, उसमें ई पंचायतें हैं, डिजिटल इंडिया है, ग्राम सचिवालय है। अब इनको छोड़कर आगे बढ़ने का मतलब होगा हरियाणा को 2-3 दशक पीछे ले जाना। इसलिए हम पूरी दमदारी के साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने 7 तारीख से जो बहस होगी उसमें सरकार अपना पक्ष रखेगी। हम चाहते हैं हरियाणा में शिक्षित पंचायतें, अपराध मुक्त पंचायतें, स्वच्छ गांव चाहते हैं हरियाणा के, और अच्छी आदतें विकसित करने वाले नेता चाहते हैं। उधर सरकार के दूसरे मंत्री भी सीएम और पंचायत मंत्री के सुर में सुर मिलाते नजर आए। जो आज पंचायतों के अंदर जिस तरीके से इंटरनेट, ब्रॉडबैंड और भी कई
प्रकार के ऑफिस जो गांव से संबंधित हैं, पंचायत से संबंधित हैं, जिसका सीधा सीधा संबंध सरपंच का होता है। और सरकार की सोच, हमारी सोच ये है कि वहाँ पर पढ़ा लिखा सरपंच हो, और उसको लेकर के इस प्रकार का कदम उठाया था। परंतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जिस प्रकार का आदेश जारी किया है, हम अपना पक्ष भी उसके अंदर रखेंगे। साफ है कि मनोहर सरकार अब इस मामले में आखिरी तक लड़ाई लड़ने के मूड में है। एक तरफ कानूनी मोर्चे पर तो दूसरी तरफ सियासी अखाड़े में। पंचायत चुनाव स्थगित होते ही प्रदेश में चुनाव आचार संहिता हटी, चुनाव आयुक्त ने जारी किया आदेश। पंचायत चुनाव स्थगित होते ही प्रदेश में लगी चुनाव आदर्श आचार संहिता हटा ली गई है। राज्य चुनाव आयुक्त ने सभी जिला अधिकारियों को आदेश जारी कर चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं। चुनाव आयुक्त के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला आने तक पूरी चुनाव प्रक्रिया स्थगित रहेगी और जिन लोगों ने नामांकन भरे हैं उनके पर्चे आयोग संभाल कर रखेगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुरूप राज्य चुनाव आयोग ने निर्वाचन से संबंधित जो प्रक्रिया जारी थी उस पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी है अगले आदेशों तक। माननीय न्यायालय का 7 अक्टूबर की हीरिंग में या उससे पहले या बाद में जो भी आदेश आएगा, जो भी निर्देश मिलेगा, जो भी निर्णय होगा, उसके अनुरूप राज्य चुनाव आयोग आगामी आदेश जारी करेगा। गौरतलब है कि इससे पहले आयोग के पास 94,000 से ज्यादा नामांकन आए थे। इनमें वो भी शामिल थे जो नए नियमों को पूरा नहीं करते हैं। पंचायत चुनावों के स्थगित होते ही सरकार और विपक्ष में तेज हुई जुबानी जंग। इनेलो और कांग्रेस के दिग्गज बोले, सरकार जो चाहती थी वही हुआ। धनखड़ ने किया पलटवार, विपक्ष पे लगाया जनता को गुमराह करने का आरोप। बिहार के इलेक्शन तक चुनाव टालने की मंशा थी और उसमें ये कामयाब हो रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान का इन्होंने देखा। राजस्थान का जब फैसला हुआ तो सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस भी थी, उनकी ऑब्जर्वेशन थी, वो उसको देखना चाहिए था। और ये आपकी ये है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी है, हरियाणा में भी। अगर आप ये सोचते हैं तो ये शैक्षणिक योग्यताएं विधायक पर भी लागू हों और सांसद पे भी लागू हों, जब भी तो फायदा होगा पंचायत पे। और ये शुरुआती यहाँ हरियाणा से करनी है। तो जो इनके विधायक हैं, जो जिनको ये योग्यता नहीं है शैक्षणिक, जो पंचायत में लागू की है, पहले उनका इस्तीफा दिलवा दो, मैंने कहा, और बाई इलेक्शन करा लो, पता लग जाएगा लोग क्या चाहते हैं। मुख्यमंत्री नहीं चाहता था कि इलेक्शन हो, इसलिए उन्होंने जानबूझ करके इस तरह का निर्णय करवाया। बहुमत था, हमें भी पता था कि ये जो एक्ट बनाना चाहेंगे वो बन जाएगा, लेकिन हमने उसमें बड़े तरीके से सारी बातें उनके सामने रखी थी कि आज किस किस्म के हालात हैं। इनको तो अपनी बात थोपनी थी। इनको पता था कि अगर पंचायत के चुनाव होंगे तो जिन लोगों ने तुम्हें जिता करके भेजा वो तुम्हारा सुपड़ा भी साफ करे। बस आपका बयान तो मुझे बहुत ही ऐसे लग रहा है कि मैं क्या कहूँ। बिहार चुनाव और हरियाणा पंचायत चुनाव का क्या संबंध है? किसी भी प्रकार का कोरिलेशन उसमें बैठाया नहीं जा सकता। यहाँ कोई पार्टियां चुनाव नहीं लड़ रही हैं, कोई दलगत चिन्ह पर कोई चुनाव नहीं लोग लड़ रहे हैं। ये एक स्वाभाविक सहज अपनी एक तरह से ग्रामीण प्रक्रिया है, जो अपने आप जो सब दल, कोई भी दल उसमें सिंबल पर नहीं जा रहा। लोगों ने वहाँ अच्छे प्रतिनिधि चुनने, उस नाते चलने वाली प्रक्रिया है। तो ये डिले हरियाणा सरकार के कारण से नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय ने जिस प्रकार से रोका है उसके कारण से। पंचायत चुनावों को लेकर लगाई जा रही नई नई शर्तों को लेकर विपक्ष और सरकार पहले दिन से ही आमने सामने हैं और दोनों ही अपने अपने स्टैंड पे कायम हैं। फिलहाल ये जुबानी जंग जल्द ही कहीं थमती नजर नहीं आ रही। कांग्रेस नेता कुलदीप शर्मा का विवादित बयान, बोले बीजेपी सरकार बनाएगी ऐसा कानून कि अविवाहित नहीं बन पाएंगे पीएम, सीएम और मंत्री। हरियाणा की विधानसभा ने कानून बनाया था, हमने उसका विरोध किया, हमने बायकॉट किया, हम इनके साथ नहीं थे। हमने कहा ये कानून जब कानून की अदालतों में जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल स्क्रूटनी में जाएगा, जब इस पर कानून की परीक्षा लागू होगी तो ये कानून गिर जाएगा। हमने कहा था, लेकिन हमारी बात नहीं मानी। हमने बहुत समझाया, जितने तर्क विपक्ष की ओर से दिए गए थे उन विपक्ष के तर्कों को इन्होंने तर्क कर दिया और अपने संख्या बल के आधार पर लोकतंत्र को मिटाने पर लग गए।
जिनकी शादी नहीं हुई वो किसी भी पद पर नहीं बैठ सकते, चाहे वो मुख्यमंत्री का हो, चाहे स्वास्थ्य मंत्री का हो, चाहे प्रधानमंत्री का हो। इस प्रकार के कानून भी बनाए गए। कुलदीप शर्मा का ये कोई पहला विवादित बयान नहीं है। कुलदीप शर्मा इससे पहले भी ऐसे बयानों को लेकर सुर्खियों में रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल को मिला गुड गवर्नेंस का अवार्ड। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री वेंकैया नायडू ने किया सम्मानित। मुख्यमंत्री ने कहा हरियाणा का करवाएंगे समान विकास, तो वहीं गुड़गांव को बनाएंगे स्मार्ट सिटी। दिल्ली के इंडियन हैबिटेट सेंटर में गवर्नेंस अवार्ड 2015 का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने गुड गवर्नेंस अवार्ड से सम्मानित किया। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को भी गुड गवर्नेंस के अवार्ड से नवाजा गया। इस मौके पर सीएम ने अपनी सरकार के 11 महीनों की उपलब्धियों का बखान किया और कहा कि वो पूरे हरियाणा में एक समान विकास करवा रहे हैं। इस दौरान स्मार्ट सिटी को लेकर भी बात हुई। सीएम ने कहा कि उनकी सरकार गुड़गांव को भी स्मार्ट सिटी बनवाएगी। सीएम ने कहा कि इसके लिए सारा खर्च हरियाणा सरकार खुद उठाएगी। सेंटर की ओर से जो दिया जाने वाला बजट था वो 100 करोड़ रुपया प्रति वर्ष था 5 वर्ष के लिए। वो सारा 500 करोड़ रुपया हम अपनी व्यवस्था करेंगे। असिस्टेंट को सेंट्रल असिस्टेंट नहीं भी मिलेगी तो भी हम वो खर्च 500 करोड़ रुपए का 5 साल में हमारी सरकार अथवा कॉर्पोरेशन जहाँ से भी फंड उपलब्ध होगा। गौरतलब है कि केंद्र ने हरियाणा में फरीदाबाद और करनाल को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए चुना था, लेकिन गुड़गांव की लंबे समय से स्मार्ट सिटी बनाने की मांग उठती रही है। यही वजह है कि सरकार ने अब गुड़गांव को अपनी तर्ज पर स्मार्ट सिटी बनवाने की तैयारी कर ली है। आरक्षण पर छिड़ी बहस बीजेपी के सांसद धर्मवीर ने की। आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की वकालत, कहा जातिगत आधार पर बंद होना चाहिए आरक्षण। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की ओर से आरक्षण की नए सिरे से समीक्षा की मांग किए जाने के बाद आरक्षण पर अब नई बहस छिड़ गई है। मोहन भागवत के बयान का बीजेपी सांसद धर्मवीर ने भी समर्थन किया है। गुड़गांव पहुंचे धर्मवीर ने कहा कि निजी तौर पर वो भी जातिगत आधार पर आरक्षण देने के हक में नहीं है। धर्मवीर के मुताबिक आरक्षण आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को मिलना चाहिए। ये जो हम जाति और धर्म के नाम पर आरक्षण देते हैं, आज किसी भी विकसित देश को अगर आप देखेंगे तो वहाँ केवल गरीब आदमी, चाहे वो किसी जाति से है, किसी धर्म से है, किसी समुदाय से है, केवल उस वर्ग को ऊपर उठाने के लिए, बराबर लाने के लिए ये आर्थिक आधार पर ही हमने मदद करनी चाहिए। धर्मवीर ने यह भी माना कि वोट की राजनीति के चलते देश में बार बार आरक्षण की चिंगारी सुलगती है और वो संसद में भी अपनी बात रखेंगे। बड़ी हैरानी की बात है कि वोट की राजनीति में फंसकर कि हमारा वोट ना टूट जाए, हम किसी समाज के जाति के ठेकेदार बन जाते हैं और उससे देश भी टूटता है। आप खुद भी देखते हो कि पश्चिम के देश हों या पूर्व के देश हों, वहाँ पता ही नहीं होता कि ये भी कोई चीज। गौरतलब है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत ने आरक्षण की अवधारणा की नए तरीके से समीक्षा करने की वकालत की थी। तब से ही आरक्षण पर एक बार फिर से बहस की शुरुआत हो गई है। जाटों पर एक बार फिर बरसे बीजेपी सांसद राजकुमार सैनी, कहा इलाज की मुझे नहीं बल्कि जाटों को है जरूरत। कुरुक्षेत्र से भाजपा सांसद राजकुमार सैनी एक बार फिर जाटों पर जमकर बरसे हैं। जाटों की ओर से सीएम मनोहर लाल के खिलाफ दिए गए बयान को लेकर सैनी ने जाटों से सीएम से माफी मांगने की मांग की है और कहा है कि उन्हें इलाज करवाने की हिदायत देने वालों को खुद अपना इलाज करवाने की जरूरत है। मुझे लगता है वो बार बार मुझे कहते थे कि इसको अस्पताल ले जाओ। मुझे लगता है अब आप सब ने भांप लिया होगा, पूरे देश ने भांप लिया कि उनको अस्पताल की वाकई जरूरत है। और मुझे लगता है ये भी कि जिस प्रकार से वो एक व्यक्ति को अभी तक पाकिस्तान की बात लेकर के जो उन्होंने वक्तव्य दिया, कितना शर्मनाक है। इस प्रकार का तो कोई अनपढ़ से अनपढ़ और मूर्ख से मूर्ख भी बयान नहीं देता। मुझे लगता है कि उनको अपना बयान वापस लेकर के उसकी माफी मांगनी चाहिए। यादव समाज के एक कार्यक्रम में पहुंचे सैनी ने कहा कि अगर जाटों को आरक्षण की जरूरत है तो फिर सभी को आरक्षण मिलना ही चाहिए। अगर जाटों को आरक्षण देने की बात आ गई, मैंने कभी जाट विरोध में बात कोई एक शब्द नहीं कहा। मैंने कहा अगर इनको भी आरक्षण देने की जरूरत पड़ेगी, बाकियों में क्या कमी है, फिर बाकियों को सबको आरक्षित कर दिया जाए। गौरतलब है कि जाट नेताओं ने सांसद राजकुमार सैनी को मानसिक रोगी बताते हुए अस्पताल में इलाज करवाने की हिदायत दी थी।
डेंगू पर मचे हाहाकार के बाद हरकत में सरकार। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने गुड़गांव पहुंचकर लिया हालातों का जायजा। बोले गुड़गांव में दिल्ली से आया डेंगू का मच्छर। सूबे में डेंगू का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है और इसका डंक सबसे ज्यादा एनसीआर में कहर बरपा रहा है। यही वजह है कि हालात पर काबू पाने के लिए स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज सबसे पहले एनसीआर के दौरे पर निकले हैं। कल फरीदाबाद का दौरा करने के बाद आज अनिल विज ने गुड़गांव में अधिकारियों के साथ बैठक की और हालात की समीक्षा की। मीडिया से बात करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने गुड़गांव में फैले डेंगू के लिए दिल्ली को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि गुड़गांव में डेंगू का मच्छर दिल्ली से आया है। तो हमारे जो दिल्ली के साथ लगे हुए जिले हैं उनमें इसका प्रकोप बहुत ज्यादा है और गुड़गांव में तो सबसे ज्यादा है। यहाँ पर 228 केसेस हैं आज की डेट में, जिसको जो हमारे लिए चिंता का भी विषय है। तो मैं एनसीआर के सभी डिस्ट्रिक्ट्स में मैं जा रहा हूँ इन व्यवस्थाओं को देखने के लिए। हमारे स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। गौरतलब है कि पूरे हरियाणा में गुड़गांव से ही सबसे ज्यादा डेंगू के मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग इसकी रोकथाम के लिए लगातार अपनी तरफ से कोशिशों के तमाम दावे कर रहा है, लेकिन डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। फिर जानलेवा साबित हुआ मानव रहित फाटक। गोहाना में ट्रेन की चपेट में आई कार, 2 लोगों की मौत। गोहाना में रोहतक पानीपत रेलवे लाइन पर मंगलवार को मानव रहित फाटक पर एक दर्दनाक हादसा हो गया। दरअसल इस रेलवे लाइन पर जब पैसेंजर ट्रेन गुजर रही थी तो गांव जोहारा के पास एक ऑल्टो कार ट्रेन की चपेट में आ गई। हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए और कार में सवार 2 लोगों की मौत हो गई। दोनों शवों को रेलवे पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उधर काफी मशक्कत के बाद ट्रेन के सामने से कार को हटाया गया। हादसे में जान गंवाने वाले दोनों शख्स जींद के रहने वाले थे। हादसे के चलते रेल यातायात काफी देर तक प्रभावित रहा। हिसार में पंचायत चुनाव को लेकर खूनी खेल। झीड़ी गांव में सरपंच के उम्मीदवार को गोली मारकर उतारा मौत के घाट। हिसार के झीरी गांव में सरपंच पद का चुनाव लड़ रहे एक युवक की आज सुबह गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। इस दौरान एक गोली संदीप के दोस्त को भी लग गई, जिसका फिलहाल अस्पताल में इलाज चल रहा है। परिजनों के मुताबिक संदीप गोदारा गांव में सरपंच पद का चुनाव लड़ रहा था। आज सुबह वो किसी काम से बाहर गया हुआ था और वापस लौटते वक्त कुछ लोगों ने उस पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। अग्रोहा पुलिस ने मृतक संदीप के पिता के बयान के आधार पर गाँव मंगाली निवासी सेठी और उसके साथियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। इस वारदात को 6 बदमाशों ने अंजाम दिया है जो फरार है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर कातिलों की तलाश शुरू कर दी है। फरीदाबाद में युवती ने की आत्महत्या की कोशिश। चलती मेट्रो के आगे कूदी युवती, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। फरीदाबाद के बाटा चौक मेट्रो स्टेशन में उस वक्त हड़कंप मच गया जब दिल्ली की ओर जा रही मेट्रो के सामने एक युवती ने कूदकर जान देने की कोशिश की। आनन फानन में युवती को गंभीर हालत में फरीदाबाद के मेट्रो अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां अभी भी उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं लोगों का आरोप है कि युवती के ट्रैक पर छलांग लगाने के काफी देर बाद भी कोई भी स्टेशन पर नहीं पहुंचा और लगभग 10 मिनट के बाद सीआईएसएफ के जवान ट्रैक पर पहुंचे और उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल युवती का इलाज जारी है और अब ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर उसने ये कदम क्यों उठाया। रोहतक में कोर्ट के बाहर हुआ जमकर हंगामा। तलाक के बाद पति और वकीलों से उलझ पड़ी महिला पुलिसकर्मी, मारपीट का लगाया आरोप। रोहतक कोर्ट परिसर के बाहर आज दोपहर को एक महिला पुलिसकर्मी और वकीलों के बीच जमकर हंगामा हुआ। महिला पुलिस कर्मचारी ने अपने पति और कई वकीलों पर मारपीट करने का आरोप लगाया और सिविल लाइन थाने में इसके विरोध में शिकायत दर्ज करवाई। फिलहाल पुलिस ने महिला पुलिसकर्मी की मेडिकल जांच करवाकर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दरअसल सोनिया नाम की महिला पुलिसकर्मी जो महिला थाने में तैनात है, उसकी शादी 2010 में मंजीत नाम के युवक के साथ हुई थी, जिनका रोहतक अदालत में तलाक का केस चल रहा था और आज उस केस का फैसला होते ही दोनों के बीच तलाक हो गया। फैसला होने के बाद दोनों के बीच कोर्ट परिसर के बाहर कहासुनी हो गई और नौबत हाथापाई तक पहुंच गई और इसी दौरान काफी हंगामा भी हुआ। मरापासून मनी मन मोठा हो रहा था
हमारा डिवोर्स का डाल दिया बस सहमति दवा में, और हमारा डिवोर्स का भी ऊपर साइन करके वहाँ नीचे आ गई थी, उसमें हाथापाई होगी हमारी। और फिर वो 2 और वकील आ गए, तो हड्डी वाला था, एक मोटा हानि चीर रहा इसका, उन्होंने मेरे गर्दन पकड़ ली, मेरी लपटा चिपटी कर दी, घने को सूते डाला, मेरी गर्दन में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। जांच अधिकारी के मुताबिक मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच शुरू कर दी गई है। जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। भिवानी में खेतों में चारा लेने गई महिला के अपहरण की कोशिश, ऑल्टो में सवार 2 युवकों ने किया अपहरण का प्रयास, ग्रामीणों ने काटा बवाल। भिवानी के धनाना गांव में शराब के नशे में कुछ लोगों की ओर से एक महिला के अपहरण की कोशिश किए जाने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि महिला अपने बेटे के साथ गांव से कुछ दूरी पर खेतों में काम करने के लिए गई थी। इसी दौरान कार सवार लोगों ने महिला के अपहरण की कोशिश की, लेकिन महिला ने साहस दिखाते हुए इसका विरोध किया और जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। शोर सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे जरूर, लेकिन तब तक दोनों वहां से फरार हो गए। वहीं अब लोगों ने मामले पर जल्द कार्रवाई की मांग की है। दोनों शराबियों और उनकी ऑल्टो गाड़ी की पहचान अभी नहीं हुई है, लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश में जुटी है। भिवानी के निजी अस्पताल में नाबालिग के साथ छेड़छाड़, अल्ट्रासाउंड के बहाने डॉक्टर ने की घिनौनी करतूत, परिजनों ने किया हंगामा। भिवानी में एक डॉक्टर द्वारा नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ किए जाने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि नाबालिग लड़की को उसके पिता पेट में दर्द के इलाज के लिए निजी अस्पताल में लेकर गए, लेकिन आरोप है कि वहां मौजूद डॉक्टर ने नाबालिग लड़की से अल्ट्रासाउंड के बहाने छेड़छाड़ की। घर पहुंचने पर लड़की ने इस बात की पूरी जानकारी अपनी मां को दी, जहां परिजनों ने पहले तो आरोपी डॉक्टर मयंक के साथ मारपीट की और फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल पुलिस ने लड़की का मेडिकल करवाकर आरोपी डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और पीड़ित बच्ची को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। धान की सरकारी खरीद को लेकर किसान संगठनों ने दी आंदोलन की धमकी। 30 सितंबर को प्रदेश भर में उतरेंगे सड़कों पर, इनेलो ने भी खोला मोर्चा। धान के उचित दाम न मिलने पर भारतीय किसान यूनियन ने करनाल के स्थानीय जाट भवन में बैठक आयोजित की। किसानों की मांग है कि सरकार धान के मूल्यों में वृद्धि कर मंडियों में धान की खरीद जल्द से जल्द शुरू करवाए। बैठक में फैसला लिया गया कि अगर सरकार ने किसानों की मांगों को जल्द पूरा नहीं किया तो 30 सितंबर को किसान प्रदेश भर में आंदोलन कर सड़कों पर जाम करेंगे। लेकिन हम 30 तारीख को चाहे हमें अपने जान की कुर्बानी लगानी पड़े, चाहे इसकी कोई भी हमें कीमत चुकानी पड़े, हम किसी की मतलब पीछे नहीं हटेंगे। हम सड़कों पर जाएंगे और सड़कों पर किसान पंचायत बैठाकर सरकार को जम करके कोसेंगे। उधर धान को लेकर प्रदेश भर में इनेलो के विरोध प्रदर्शनों का भी दौर जारी है। इनेलो की ओर से आज करनाल सहित कई इलाकों में सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया गया और कहा कि सरकार धान की सरकारी खरीद में देरी कर रही है। किसान संगठनों और विरोधी दलों का आरोप है कि सरकार किसानों की दिक्कतों को गंभीरता से नहीं ले रही है। यही वजह है कि मंडियों में ना तो सरकारी खरीद शुरू हो पा रही है और ना ही किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम दिया जा रहा है। मुद्रा बैंकिंग योजना को लेकर बीजेपी चलाएगी विशेष अभियान। 25 सितंबर से 2 अक्टूबर तक घर घर जाकर दी जाएगी योजना की जानकारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वरोजगार की दिशा में कदम बढ़ाते हुए मुद्रा बैंकिंग योजना की शुरुआत की है। हरियाणा में इस योजना के लिए एडवोकेट राजबाला सिंह को प्रदेश संयोजक की जिम्मेदारी दी गई है। आज रोहतक में मीडिया से बात करते हुए राजबाला ने बताया कि मुद्रा बैंकिंग योजना के क्रियान्वयन के लिए प्रदेश में 25 सितंबर से 2 अक्टूबर तक विशेष अभियान चलेगा। इस अभियान के तहत ऋण लेने वालों को मुद्रा कार्ड प्रदान किए जाएंगे। 25 से 2 तक बैंक ऑर्गेनाइज करेगा लोन मेला, जिसमें जितने हम अभी 25 तक फार्म जमा करवा पाते हैं लोग, उनकी मुद्रा कार्ड बना करके उनकी लोन सेक्शन करके मुद्रा कार्ड लोगों को देने का काम करेंगे और मैक्सिमम लोगों को इसे जोड़ने की सुविधा। श्रम रोजगार योजना, स्किल्ड इंडिया, मेक इन इंडिया में स्किल्ड इंडिया और मुद्रा बैंकिंग योजना दोनों साथ चलेंगे, तभी मेक इन इंडिया पॉसिबल। इस योजना का उद्देश्य छोटे उद्यमियों और व्यापारियों को प्रोत्साहित करना है। योजना के तहत 1000 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक के ऋण स्वरोजगार के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे। साइकिल पर नजर आई हाईटेक गुड़गांव पुलिस।
जाम से मुक्ति और प्रदूषण से बचने के लिए सार्वजनिक वाहन और कार पूलिंग का दिया संदेश। गुड़गांव को जाम फ्री करने के लिए आज कार फ्री डे का आयोजन किया गया। इसके तहत आज गुड़गांव में 4 मुख्य सड़कों पर कारों की एंट्री बंद रही। इस दौरान गुड़गांव पुलिस के अधिकारी खुद साइकिल लेकर सड़कों पर उतरे और लोगों को इस मुहिम से जुड़ने का संदेश दिया। मकसद ये है कि गुड़गांव की सड़कों पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक है, 12 लाख गाड़ियाँ सड़कों पे किसी भी वक्त देखी जा सकती हैं। 1 लाख गाड़ी हर साल गुड़गांव में ऐड हो रही है, रजिस्टर हो रही है। तो अगर इस ट्रैफिक की समस्या से निपटना है तो केवल एक ही समाधान है कि हम दूसरे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट पे शिफ्ट करें, जैसे कि साइकिल करें। हालांकि लोगों को दिक्कत ना हो, इसके लिए गुड़गांव प्रशासन की ओर से उन्हें बस की सुविधा दी गई, जिसके जरिए उन्हें उनके निर्धारित स्थान तक पहुँचाया गया। दरअसल कार फ्री डे के तहत जिन सड़कों को शामिल किया गया उनमें सबसे ज्यादा मल्टीनेशनल कंपनियां हैं और एक आंकड़े के मुताबिक इन कंपनियों में काम करने वाले 3 लाख से ज्यादा लोग आज अपनी कार को छोड़कर सार्वजनिक वाहनों से ऑफिस पहुंचे। सबसे मैन योगदान तो ईटीवी जो चैनल है, सबसे बड़ा तो आपका योगदान है, जो आप हमारे जरिए दूसरों के जरिए जो जनता को संदेश पहुंचा रहे हो। ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपोर्ट का यूज करें, साइकिल का यूज करें, पैदल चलें, ऑटो है, रिक्शा है या अपनी कार पुल रखें। जैसे आप फरीदाबाद से 20 आदमी एक कंपनी में आते हैं, 20 गाड़ियां लाते हैं, वो 4 गाड़ियां के अंदर आ जाएं तो हमारी 16 गाड़ियां कम हो जाएंगी, भाईचारा भी बनेगा। कार फ्री डे मनाने के पीछे गुड़गांव पुलिस का मकसद जाम से निजात पाना है। सप्ताह में एक दिन ही सही, पुलिस को लगता है कि इस तरह की पहल से न सिर्फ जाम से मुक्ति मिलेगी बल्कि प्रदूषण भी कम होगा। अब देखना होगा कि गुड़गांव शहर के लोग पुलिस की इस पहल का कितना स्वागत करते हैं। गुड़गांव पुलिस आज से कार फ्री डे मना रही है और इसी के चलते गुड़गांव पुलिस कमिश्नर सहित आला अधिकारी आज साइकिल पर निकले हैं और लोगों को ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर वो एक दिन कार नहीं चलाएंगे तो कुछ हद तक ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिल सकती है और पॉल्यूशन जो है उसको भी कम किया जा सकता है। उसी कड़ी में आज सारे आला अधिकारी साइकिल पर निकले हैं और कुछ कॉर्पोरेट जगत के अधिकारी भी उनके साथ इस मुहिम में शामिल हैं। गुड़गांव पुलिस का मकसद है कि किसी भी तरह से गुड़गांव में जाम को कम किया जाए। आज ये शुरुआत की है गुड़गांव पुलिस ने, तो उनको उम्मीद है कि अगर उनका ये प्रयोग सफल रहा तो आने वाले वक्त में हर मंगलवार को कार फ्री डे मनाया जाएगा।